Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all. आज से हम अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और एज़ यू ऑल नो हम सबसे पहले प्लांट फिजियो पढ़ेंगे. नहीं, तुमको तो थोड़ी पता था, तो मुझे पता था. हाँ, तुमको ये बात पता है कि प्लांट फिजियो में 5 चैप्टर थे, अब 2 घटा के 3 ही कर दिए हैं. सो खुश हो जाओ. बट वो 2 चैप्टर आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी थे. अगर वो होते तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होता, बट अब नहीं है तो तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये 3 चैप्टर थोड़े लोगों को पता नहीं क्यों हार्ड लगते हैं. हाँ, बट इतने नहीं होते हैं. बट इसमें थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, बच्चे घूम जाते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता. और इसमें बहुत कुछ है सीखने को. प्लांट फिजियो में बहुत चीज़ें याद रखने को. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर. बहुत चीज़ें लर्न करने की हैं, याद रखने की हैं. और थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा. टेबल्स हैं, साइकिल्स हैं. अब उसके अंदर आई डोंट थिंक मेरे पास कोई शॉर्टकट है. देखो, शॉर्टकट लेना भी नहीं है ना. ये अगर तुम पढ़ाई में शॉर्टकट लोगे तो तुमको रिज़ल्ट भी तुम्हारा शॉर्ट ही आएगा. तो समझो थोड़ा इस बात को. जितना है उतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. अगर कोई कहता है कि भाई इसको इसकी ये ट्रिक है, उसको वो ऐसे याद करो, वो चीज़ एक अलग बात है. बट ये चीज़ छोड़ दो, ये नहीं आती है जनरली, ये इधर से ये शॉर्टकट लेके ऐसे याद करो. बट ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है. जो जैसा है उसको वैसे ही याद करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा. अगर तुम इतने बड़े मतलब इतनी सारी किताबें पढ़ ही रहे हो तो 2-3 चीज़ें और याद रखने में तुम्हारे कुछ ज़ोर नहीं आ रहा है. और ये तो कुछ भी नहीं है. आगे जब तुम फर्स्ट ईयर में होगे तब तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी और तब तो तुम कुछ छोड़ भी नहीं सकते. इवन एग्ज़ाम तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग, है ना. तो अभी से आदत डालो. ऐसे शॉर्टकट मारने की आदत नहीं डालनी है, ठीक है, कि ये छोड़ देते हैं, ये कर लेंगे, ये नहीं आता, इससे कौन ही सवाल पूछता है, ये तो नीट ने आज तक नहीं पूछा, है ना. जो नहीं हुआ वो हो सकता है. तुमको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ बातें करना. हम प्लांट फिजियो शुरू करते हैं. चलो तो बेटा चलो तो भाई हमारा पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चा कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अब देखो, अब बहुत लोग मतलब ऐसा अगर मैं तुमसे पूछूँ कैन यू प्रिपेयर योर ऑन फूड, तो तुम लोग बोलोगे हाँ हमें तो खाना बनाना आता है. बट अगर तुम बेसिकली देखो तो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल्स हैं. यू आर जस्ट कुकिंग दैट पर्टिकुलर फूड, है ना. तुम्हारे पास रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे. वो रॉ मटेरियल्स तुमने थोड़े ना बनाए थे, है ना. तुम दाल बना रहे हो, दाल तुमने बनाई है क्या? है पालक तुमने उगाई है. तुम कहाँ से लेके आए पालक? बाहर से. पालक प्लांट है ना. तो तुम बेसिकली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हो, वेदर यू आर डिपेंडिंग इंडिपेंडेंटली यू आर डिपेंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बट वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अवर फूड मटेरियल, ठीक है. तो सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सभी लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने पीने के लिए. तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, है ना. अब प्लांट ऐसा तो है नहीं शेर खा गया, है ना. भाई मनी प्लांट का पौधा था, हमारे घर की सारी छिपकलियाँ साफ़ कर दी उसने, ऐसा तो नहीं होता है. अब प्लांट्स एनिमल्स को तो नहीं खाते हैं, एनिमल्स ही प्लांट्स को खाते हैं. तो प्लांट अपना फूड कहाँ से लेते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट इन फैक्ट have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं और दूसरों को भी देते हैं. जो हम लोग डिपेंड करते हैं ना ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, वो हम हमारे लिए भी खाना बनाते हैं, खुद के लिए भी बनाते हैं. द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना जिनकी उनको ज़रूरत होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. इसी वजह से हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है वो, सेल्फ डिपेंडेंट है वो, मतलब वो सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, ना कि तुम लोगों पे. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants. जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है. बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए और उनको हम बेटा हीटरोट्रॉफ कहते हैं. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं और इसमें कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी होती हैं. मतलब फिजिकल भी है, केमिकल भी है. तो इट इज़ बेसिकली अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ताकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सके. वी यूज़ सोलर एनर्जी टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. तो इंडिपेंडेंटली अगर अपन मतलब एकदम इनडायरेक्टली देखें
तो प्लांट भी अपना खाना सोलर एनर्जी की वजह से बना पा रहा है। अगर लाइट नहीं होती है तो द ग्रीन प्लांट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड ऑल्सो। तो अगर हम देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग लाइट पे भी डिपेंड कर रहे हैं। विदाउट लाइट देयर इज़ नो फूड। ठीक है, सभी की सभी लाइफ फॉर्म्स अर्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं बच्चा सनलाइट के ऊपर एनर्जी के लिए। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ का बेसिस यही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। यही बेसिस है लाइफ का, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। हाँ, फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस ज़रूरी क्यों है? दो वजहों की वजह से। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। धरती पर जितना भी खाना है सबका प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, मतलब व्हेन दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अगर एनवायरनमेंट में ग्रीन प्लांट ना हो तो ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हाउ विल वी इंस्पायर? हम लोग कैसे इंस्पिरेशन होता है ना। मैं कई बार ऐसे वर्ड्स बोल जाती हूँ, समटाइम्स आई थिंक कि ये तो एकदम ही गलत है। चलो, तो हम लोग कैसे सांस लेंगे भाई, है ना? नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, इंस्पिरेशन ही होता है नालायक को। नहीं, आई डोंट नो, मेरे को ये गलत क्यों लग रहा है। अरे यार, मैं भी ना पागल हो गई। चलो, तो फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? पहला तो हमारी अर्थ पर जितना भी फूड है उसका प्राइमरी सोर्सेज फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात ये है, फोटोसिंथेसिस करते टाइम जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। वी कैन ब्रीथ इन और आउट। ओके, सो हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वुड नो ऑक्सीजन? अगर कोई ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता? सर्वनाश होता, और क्या होता। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, कैसे होता है, कौन कौन से प्लांट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्लांट एक ही ग्रुप में क्लासिफाइड है। C3 प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर। ठीक है, एंड द वेरियस रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में हेल्प कर रही हैं, ये सारी चीज़ें भी बच्चा हम पढ़ेंगे। What do we know? Let us try to find out, एक मिनट, let us try to find out what we already know. हम लोगों को जो पहले से पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, हम लोग थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, कुछ सिंपल प्रयोग यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस, बचपन में करे होंगे कभी। दैट क्लोरोफिल क्या होता है? लीफ का ग्रीन पिगमेंट होता है। लाइट, CO2, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस की होने के लिए। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। एक वेरीगेटेड लीफ है और एक लीफ है जिसको हमने पार्शियली कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। देखो, एक तो ओपन लीफ है, एक्सपोज्ड लीफ है, और एक है जिसको हमने पार्शियली ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। और उसको अब उन दोनों लीव्स को हम लोग लाइट में एक्सपोज करेंगे। तो बेटा, जो ब्लैक कवर्ड लीफ है ना, उसके अंदर स्टार्च नहीं बनेगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जो वेरीगेटेड लीफ है उसमें खाना बनेगा तो उसमें स्टार्च होगा। तो इन लीव्स को टेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि जो ग्रीन पार्ट है ना प्लांट का, लीव्स का जो ग्रीन पार्ट है वहीं सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं खाना बन पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो भी लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो करा होगा, हम लोगों ने क्या लिया, एक पार्ट ऑफ लीफ इज इंक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन। KOH सोक्ड कॉटन एक रुई है जिसको हमने KOH नाम के बेस में डुबो के रखा है, और ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी CO2 होती है KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो दूसरा हाफ था एयर, मतलब लीफ का, उसको हमने एक्सपोज करके रखा। देखो, इधर छोटा सा बनाती हूँ मैं एक टेस्ट ट्यूब। हाँ, ये ले लेते, कैसे बनाऊँ उसको मैं। मान लेते हैं ये एक जार टाइप में चीज़ है, ठीक है, ये लीफ है अपनी। तो ये वाला पार्ट आधा तो बाहर है, यहाँ पर वो कॉटन है, ठीक है, इधर वो सूरज दादा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसको लाइट में रखेंगे कुछ देर के लिए तो हमें इसकी टेस्ट करने पे ये पता चलेगी कि जो पार्ट एक्सपोज्ड था, मतलब बाहर की साइड था, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ यहीं खाना बना है, यहाँ खाना नहीं बना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है लीफ का वो पॉजिटिव होगा स्टार्च के लिए, और जबकि जो दूसरा होगा, मतलब जो ट्यूब के अंदर था, वो वाला
नेगेटिव होगा। तो ये हमें ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो CO2 होता है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब आता है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। It is interesting to learn about those simple experiment that lead to a gradual development। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट हुए बट उनसे डिस्कवरी काफ़ी बड़ी बड़ी हुई, है ना। जोसेफ प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट थे, 1770 के अंदर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। उन्होंने ये बात रिवील करी कि जो ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ है उसके अंदर एयर का कितना एसेंशियल रोल है, मतलब हाउ एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्रिस्टली ने डिस्कवर करी क्या, ऑक्सीजन। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर 1774। प्रिस्टली ने क्या देखा, देखो मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। ABCD वाला जार देखो। सबसे पहले उसने एक जार लिया, मोमबत्ती रखी, चूहा रखा। कुछ टाइम बाद जब उसने उस जार को, एकदम बंद था वो जार, ठीक है, तो मोमबत्ती भी बुझ गई, चूहा भी बुझ गया। उसके बाद उन्होंने मिंट का प्लांट लिया, प्लांट का नाम पर्टिकुलर दिया है तो तुमको याद रखना है। एक जार में उन्होंने फिर से वैसे सेम सेटअप रखा, बस उसने मिंट का पौधा रख दिया, मोमबत्ती रख दी और चूहा रख दिया। कुछ टाइम बाद मिंट का पौधा भी जल रहा था, मोमबत्ती भी जल रही थी और चूहा भी जी रहा था, है ना। तो प्रिस्टली ने देखा, ये बात मैंने बता ही दी है तुमको, तो उन्होंने ये बात कंक्लूड करी कि एक बर्निंग कैंडल और एक एनिमल जो ब्रीथ करते हैं एयर बट समहाउ डैमेज द एयर, वो कुछ तरीके से एयर को डैमेज ही कर रहे हैं। वे रिलीज CO2, और जब एक कैंडल जल रही है वो भी CO2 रिलीज़ करती है, तो वो एयर को डैमेज कर रहे हैं। बट व्हेन ही प्लेस्ड, उन्होंने एक मिंट प्लांट जब रखा तो उन्होंने देखा कि माइस भी ज़िंदा थी और मोमबत्ती भी ज़िंदा थी। तो प्रिस्टली ने बताया कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। जो मतलब जो गैस या फिर जो एयर एनिमल्स और बर्निंग कैंडल हटा रहे थे, वो गैस वापस से कौन दे रहा था उनको, प्लांट दे रहा था। मतलब देखो, एक बर्निंग कैंडल अगर वो जल रही है तो किस बेसिस पे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। विदाउट ऑक्सीजन अ कैंडल कैन नॉट बर्न। तो एक बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा था, CO2 दे रहा था। एक लिविंग एनिमल वो भी CO2 दे रहा था, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा था। और मिंट प्लांट CO2 ले रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था। तो जो एयर या फिर जो गैस बर्निंग कैंडल और एनिमल हटा देते हैं उसको रिस्टोर कौन करता है बेटा, प्लांट करता है। आई होप ये बात तुम लोगों को समझ आ गई होगी, इतना भी कुछ टिपिकल नहीं है। कैन यू इमेजिन, क्या तुम लोग इमेजिन कर सकते हो हाउ प्रिस्टली वुड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल इन अ प्लांट। रिमेंबर, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, प्रिस्टली का जैसा सेटअप था उन्होंने वैसा का वैसा सेटअप किसने लिया, जैन इंजन हाउस ने। बट उन्होंने क्या रखा, उस जार को एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट जो काम कर रहा था, मतलब प्लांट एक तरीके से एयर को प्योरीफाई कर रहा था, वो काम हो सकता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, only in the presence of sunlight. Otherwise in dark plant cannot purify the air. Simply showed that sunlight is essential to the plant processes that somehow purifies the air, followed by burning candles or breathing animal। जो air breathing animal और burning candle हटा रहे थे, जिसको प्योरीफाई कर रहा था मिंट का प्लांट, वो कर सकता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इंजन हाउस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने बताया, उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया था। शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स, एक्वेटिक प्लांट जब ब्रीथ करते हैं तो वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से, मतलब एक प्लांट तो बेटा ऑक्सीजन ही देगा ना। तो जब नदी के किनारे एक एक्वेटिक प्लांट पड़ा हुआ था, वो बेचारा सांस ले रहा था, तो जब एक बहुत तेज़ रोशनी उसके ऊपर, सूरज की किरणें चमकती हुई उसके शरीर के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने अपने शरीर से ऑक्सीजन का प्रवाह निकाला। तो उन्होंने अपने शरीर से ऑक्सीजन को बहाया। उस टाइम पे उन्होंने देखे कि छोटे छोटे बबल से बन रहे हैं एयर पानी के अंदर। बट ये चीज़ हो रही थी कब, जब सिर्फ और सिर्फ सनलाइट थी, अदरवाइज डार्क के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो स्मॉल बबल्स बन रहे थे ग्रीन प्लांट के अराउंड, जबकि डार्क में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन के होने चाहिए, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा ही ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है बेटा, ठीक है। नो बेटा, it was not until about 1854 that Julius von Sack provide evidences for production of glucose when plant grew।
हम लोगों को 1854 में जूलियस वॉन सैक ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। उससे पहले तक हमको नहीं पता था कि जब प्लांट ग्रो होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को यूजुअली हम लोग स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे अगर है तो। हिज लेटर स्टडी शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो कुछ स्पेशल बॉडीज़ में लोकेटेड होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं विद इन द प्लांट सेल। उन्होंने देखा कि ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। जूलियस वॉन सैक ने बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट है दैट इज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो खाना बनता है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वही खाना बना सकता है और दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ गए? नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद TW एंजलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, उन्होंने फिर लाइट को स्प्लिट करी। जैसा कि तुमको पता है, एक प्रिज्म हम लेंगे, वाइट लाइट देंगे तो यहाँ से विबग्योर निकलेगा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, स्प्लिट करा इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। उसके बाद उनको इल्यूमिनेट यहाँ पर रख दी ग्रीन कलर की एलगी। वाइट लाइट ली, यहाँ पे विबग्योर बना, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन एलगी जिसका नाम था क्लेडोफोरा नाम की एलगी को इल्यूमिनेट करवाया। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और जैसे कि मान लेते हैं, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इनकन्वीनियंस के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ऊपर की जो लाइंस थी वो हट चुकी हैं। तो देखो बेटा, मान लेते हैं ये कोई टब टाइप था, यहाँ सस्पेंशन था एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक नहीं लेंगे तभी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, मतलब नहीं लेंगे तो नहीं निकलेगी भाई। ये मान लेते हैं क्लैडोफोरा है, इसको हम प्रिज्म को मान लेते हैं इस तरीके से है, ये प्रिज्म है, ठीक है। वाइट लाइट आई, एक मिनट, यहाँ से वाइट लाइट आई, यहाँ ये विबग्योर बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ फोटो एवोल्यूशन। अब एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, तो उसके बाद बैक्टीरिया को हम लोगों ने यूज़ करा वो जगह ही बताने के लिए कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, मतलब विबग्योर के कौन कौन से पॉइंट पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी, है ना। अब एक पर्टिकुलर लाइट पे ज़्यादा ऐसा मान रहे थे कि वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली कहाँ, ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम के, विबग्योर के रेड और ब्लू रीजन में ही ज़्यादातर इकट्ठा हो रहे थे और ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे। तो इस तरीके से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का डिस्क्राइब करा गया। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आगे हम स्पेक्ट्रा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी के मिड में द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन। हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के जो मेन काम थे वो हम लोगों को पता चल चुके थे। नेमली दैट प्लांट्स कुड यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक कार्ब्स एंड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये बात थी कि प्लांट ना लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं एंड दे यूज़ सनलाइट, वाटर एंड CO2। द एम्पेरिकल इक्वेशन, उसके बाद एक छोटी मोटी एम्पेरिकल इक्वेशन हम लोगों ने, मतलब द बेसिक इक्वेशन हम लोगों ने बनाई, ये बनाई थी CO2 प्लस वाटर गिव्स आउट CH2O प्लस में O2। अब यहाँ पे N लिख दो, ठीक है। N मतलब 1 होगा एक कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 एंड सो ऑन। जबकि जो CH2 है वो रिप्रेजेंटेड होता है एक कार्बोहाइड्रेट की तरह। ग्लूकोज, एग्जाम्पल में ग्लूकोज ले लेते हैं, 6 कार्बन की शुगर होती है, C6H12O6, ओके। एक माइलस्टोन हम लोगों को पता चला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के थ्रू, दैट वाज कॉर्नेलियस वैन नील। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों को जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली थी वो कॉर्नेलियस वैन नील की वजह से मिली थी। उन्होंने बेसिकली अपनी स्टडीज़ किसके ऊपर करी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्रॉम अ suitable ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना। जैसे H2A है प्लस CO2 है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगा एंड दैट विल फॉर्म CH2O प्लस वाटर प्लस में A, ठीक है। अब देखो, जैसे H2A
ए मतलब ओ भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन होता है, जैसे कि वाटर के केस में, और कुछ में H2S होता है तो उसमें सल्फ़र होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी। ये बात हमको पता चली थी बाद में। ग्रीन प्लांट के अंदर जनरली वाटर जो होता है ना वो हाइड्रोजन डोनर होता है, और फिर वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, इसी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं जब H2S हाइड्रोजन डोनर होता है तब, जैसे कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर H2S इज द हाइड्रोजन डोनर, सो दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप यू गॉट इट। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर, जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो सल्फर है, और सल्फेट होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एंड नॉट O2, और ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो उन्होंने ये बात बताई दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब वाटर गिव्स ऑक्सीजन, CO2 वाला कार्बन हमको नहीं मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? ये बाद में रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से प्रूफ कर दी गई थी। मतलब हमने ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप लिए थे, O16 O18, तो हमने फिर देखा था कि भाई CO2 में मान लेते हैं मैं वाटर में 16 वाला लेती हूँ, इधर 18 वाला लेती हूँ, तो आगे पता चला था कि जो ऑक्सीजन निकल रही है उसके अंदर 16 वाला है, इसके अंदर 18 वाला है। समझ गए जी? 1 मिनट। इसका सिंपली तरीका ये है, जैसे CO2 है, CO2 में जैसे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में भी C6H12O6 है, तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो वही है जो CO2 के साथ थी। इतना CC के साथ याद रख लेना, बस हो जाएगा। तो करेक्ट इक्वेशन इधर से ऐसे मत कर देना 6 पानी कट गए, इधर वो 6 वाटर बच गए, ठीक है? ये वाली हरकत नहीं करनी है यहाँ पे, समझ गए? पूरी की पूरी इक्वेशन लिखनी है। अगर तुमको ऑप्शन में दे कि यहाँ पर 6 वाटर है और यहाँ पर एक भी पानी नहीं लिखा हुआ, और दूसरे ऑप्शन में सेम इक्वेशन ये दी हुई है, 12 वाटर इधर है, 6 वाटर इधर है, तो महान बन के मत आना कि इधर से 6 पानी काट दी, इधर 6 पानी बचेगा, तो वो वाला ऑप्शन टिक करा है बेटा, बेहद गलत है ये, ठीक है? तो ये नहीं करना है। जैसा का जैसा इक्वेशन लिखा है वैसा का वैसा तुमको याद रखना है, दैट्स इट। समझ गए? जबकि जो C6H12O6 है वो क्या है? ग्लूकोज है। ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से आई है? वाटर से आई है। ये बात मेरी रेडियो आइसोटॉप टेक्निक से पता चल गई थी। नोट दैट दिस इज़ नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन। ये एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, मतलब CO2 प्लस वाटर गिव C6H12O6। ये बहुत सारे मल्टी स्टेप प्रोसेसेस का क्या है? एक मिक्सचर है, ठीक है? तुमको 1 2 3 स्टेप्स नहीं बताया, तुमको सीधा रिजल्ट दे दिया है ना? ऐसे समझना तुम। मल्टी स्टेप प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ऐसे नहीं एक स्टेप में होगा। चलो ख़त्म हो गया। तो हम आज ही और पढ़ेंगे वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ऑफ कोर्स ग्रीन लीफ के अंदर और या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। तुम बिल्कुल सही हो, ठीक है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में ही होता है प्लांट के, बाकी के बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर प्लांट, बाकी के ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। कई बार स्टेम भी खाना बनाती हैं इफ़ दे आर ग्रीन। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस? अभी बताया। You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplast. जो mesophyll cells होती है ना बच्चा लीव्स की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। Usually the chloroplast align themselves along the walls of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. देखो अगर उनको एक मिनट, अगर उनको ऑप्टिमम लाइट लेनी है तो दे विल अलाइन देमसेल्फ लाइक दिस। अगर उनके पास लाइट है, उनको कम चाहिए, तो वो अपने आप को इस तरीके से लाइन कर लेंगे, ठीक है? ये वाला तो है बेटा पैरेलल, दे विल अरेंज देमसेल्फ पैरेलली इफ़ they do not have the optimum quantity of light, and they will align themselves perpendicular if they have optimum quantity of light. अगर उनको बचाव करना है ज़्यादा लाइट से तो वो perpendicularly होंगे, और अगर ज़्यादा लाइट लेनी है तो वो पैरेलली होंगे। ओके, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है चैप्टर 8 में, नहीं क्लास 8 में, चैप्टर 8 में है जी। तो आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यू हैव स्टडीड, हाँ चैप्टर 8 में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, देखेंगे।
सेल वाले में। विद इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। उनके अंदर आता है ग्रेना, आता है स्ट्रोमा लैमेले होता है, मैट्रिक्स जिसको हम स्ट्रोमा ही कहते हैं, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब पर्टिकुलर चीज़ का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ऐसे मिक्स विक्स नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और एंड ऑल्सो और एटीपी बनाने के लिए भी, NADPH बनाने के लिए भी। जो स्ट्रोमा है वहाँ पर सारी जितनी भी एंजाइम रिलेटेड रिएक्शंस हैं, सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन, सिंथेसाइज शुगर बनती है, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, फिर वो बाद में स्टार्च बनाते हैं। जो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली, जो मतलब जितनी भी रिएक्शन उनके अंदर डायरेक्टली लाइट का रोल है, लाइट से ही हो रही हैं, उनको तो हम लाइट रिएक्शन कहेंगे और उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। बाद वाली मतलब स्ट्रोमा के अंदर होने वाली जो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शंस के बाद बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शंस प्रोडक्ट, तो उनको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन और उनको कार्बन रिएक्शन आगे बताऊंगी क्यों कहते हैं। और ATP NADPH क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के। तो हावेवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये हम लोगों को नहीं ध्यान में रखना है कि रात को डार्क रिएक्शन होती है, दिन में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये हरकत नहीं करनी है, बड़े हो गए तुम लोग, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट, हाँ ये स्पेक्ट्रम वगैरह सब कल पढ़ेंगे। ये देखो येलो वाली आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो दिखी है, मतलब येलो वाला जो गैप है उसके बाहर देखो आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर देखो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो एक एक सिक्का है, ये देखो ये स्ट्रोमा लैमेले इसको जोड़ रहा है, ठीक है। ये बीच वाली क्या है, स्ट्रोमा है ही, ये पूरा का पूरा एरिया दिस वन सारा का सारा स्ट्रोमा। छोटे छोटे जो राउंड से पिगमेंट्स हैं, दे आर राइबोसोम। ये ऑरेंज कलर का बड़ा सा प्लेट टाइप ये स्टार्च का ग्रेन्यूल है। ये ब्राउन कलर का गोल गोल जो दिख रहा है तुमको वो लिपिड का ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये जो स्टैक्स लाइक लगे हैं कॉइन टाइप, ये क्या है बच्चा, ग्रेना है, ठीक है। तो ये डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का। सो आई होप आज की क्लास तुम लोगों के लिए इजी रही होगी। हाँ इजी थी, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं, बट याद रखने लायक कुछ चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, याद कर लेना। बाकी टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।